नमस्कार दोस्तों, बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं उद्यान विज्ञान का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पादप प्रवर्धन, मतलब प्रोपोगेशन क्या होता है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन आपके लिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, आप प्रयास करें, मेहनत करें अच्छी, आपको जो जीत मिलना निश्चित है, आपको सफलता मिलना निश्चित है। आप उसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साकन सिंह जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। हाँ, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो YouTube पे लाइव देख रहे हैं, बाई चांस जैसे इसमें इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से अगर बफरिंग हो रही हो तो आप जो है अपना एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे भी लाइव चलती है ये क्लास, है ना। तो जो जेट का जो बैच है के अंदर या फिर सुपरवाइजर की आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस बैच के अंदर भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऐप जो है वो श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के नाम से है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? पहला तो पादप क्या होते हैं? पादप का मतलब पेड़ पौधे जो आप सभी देखते हो, जानते हो, है ना, उनको अपन पौधे बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। अब प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रवर्धन का मतलब होता है उनकी संख्या में वृद्धि करना, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाना, या पौधे का कोई भी भाग लेकर उससे नए पौधे तैयार करना, क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। क्लियर? मतलब पौधे का कोई भी भाग लेकर उससे नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, पौधे के किसी भाग जैसे कि बीज, तना, पत्ती, जड़ द्वारा नया पौधा तैयार करना, यानी पौधों की संख्या में वृद्धि करना, क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पादप प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है। पादप प्रवर्धन जो है, इसके प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार का ये होता है। ठीक है, हाँ मुकेश जी, नमस्ते नमस्ते। पादप प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो होता है अपना लैंगिक प्रवर्धन, एक होता है अलैंगिक प्रवर्धन। संजय, राम राम। राम राम संजय जी। हाँ, तो पादप प्रवर्धन अपना दो प्रकार का है, लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि नए पौधे बीज के द्वारा अगर तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन लैंगिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन। मतलब बीज के द्वारा नए पौधे तैयार करना लैंगिक प्रवर्धन कहलाता है, जबकि बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग के द्वारा नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब अन्य भाग कौन से होते हैं? जैसे जड़, तना, पत्ती, है ना, ये जो है पौधे के अन्य वानस्पतिक भाग है, जिनसे भी अपन नए पौधे तैयार कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन वानस्पतिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन। ठीक है, तो अपना जो लैंगिक प्रवर्धन है उसके तो कोई अलग प्रकार नहीं है, ये एक ही प्रकार है कि लैंगिक प्रवर्धन है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। लैंगिक प्रवर्धन क्यों कहा गया इसको, मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन मतलब क्रॉस होता है, परागण होता है, मतलब नर और मादा फूल के अंदर परागण होता है, उससे बीज का निर्माण होता है। ठीक है, और बीज जो है एक मतलब वो मान सकते हो आपकी उस पौधे के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे वापस नए पौधे तैयार करने का काम करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। और अलैंगिक प्रवर्धन में जो है पौधे का कोई भी भाग काम में लेंगे, जैसे जड़, तना, पत्ती, या फिर कोई उसका मॉडिफाइड भाग है ना, जैसे कि ट्यूबर वगैरह है, तो इनको अपन काम में लेते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन अलैंगिक प्रवर्धन या असेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है।
यस, तो अपन बात कर रहे थे लैंगिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रवर्धन के बारे में। मतलब बीज के द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसको तो बोलते हैं अपन लैंगिक प्रवर्धन, और बीज के अलावा किसी भाग से अगर प्रवर्धन कर रहे हैं, जैसे कि अपना ये मॉडिफाइड तना हो गया या फिर अपने ये राइजोम हो गया, ठीक है, तो इनसे अपन प्रवर्धन करते हैं। जैसे अदरक के अंदर राइजोम काम में लेते हैं, या फिर पत्तियां भी काम ले सकते हैं अपन, ठीक है। ये इस प्रकार के सकर्स वगैरह सब अपन प्रवर्धन के लिए काम में लेते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन अलैंगिक प्रवर्धन की विधि बोलते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन की विधि, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको अलैंगिक प्रवर्धन। अब जैसे प्रकार की बात करेंगे अपन, तो ये तो एक ही प्रकार का है लैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन के कई सारे प्रकार हैं, ठीक है, उनके प्रकारों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आगे कि कौन कौन से प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं लैंगिक प्रवर्धन की परिभाषा। मैंने आपको बताई कि बीज के द्वारा नए पौधे तैयार करने को लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, और इस विधि से तैयार पौधों को क्या बोलेंगे, बीजू पौधे। कल ही बताया था मैंने, सीडलिंग्स बोला जाता है, इंग्लिश में सीडलिंग बोलते हैं सीड के द्वारा तैयार किए हुए पौधों को, और हिंदी में बीजू पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजू पौधा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल किसमें करते हैं अपन लैंगिक प्रवर्धन, पपीता में, फालसा में और जामुन के अंदर अपन लैंगिक प्रवर्धन अपनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे इस विधि के क्या क्या लाभ हैं भाई, जैसे कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां होती है। तो जो लैंगिक प्रवर्धन है उस विधि के लाभ तो ये है कि भाई जैसे इस विधि के द्वारा ये सबसे सरल विधि है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें केवल बीज को अपने को ले जाके खेत में लगाना है, और तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बीज को जमीन के अंदर लगाया और पानी डालोगे तो अपना आप ही उग जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब बहुत ही सरल विधि है। और इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं वो कठोर होते हैं। कठोर का मतलब ये है कि उनमें रोग और बीमारियों से लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो अलैंगिक विधि से पौधे तैयार होते हैं उनमें कठोरता कम होती है, मतलब उनसे ज़्यादा ये कठोर पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये इनके फायदे हैं, और इनकी जो है उपज भी अपने को अधिक मात्रा में मिल सकती है, ठीक है। और ये विधि जो है मतलब ऐसी विधियों, ऐसे पौधों के लिए भी काम की है। मतलब जैसे रूट स्टॉक की बात करें तो रूट स्टॉक का मतलब होता है मूल व्रंथ। तो मूल व्रंथ सिर्फ इसी विधि के द्वारा तैयार किया जा सकता है, मतलब मूल व्रंथ केवल बीज के द्वारा ही अपन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सरल एवं कम खर्चीली विधि है ये, मतलब इसमें लागत बहुत कम आती है, सरल है ये, ठीक है। और बीज ही ला के लगाना है, तो कोई टेक्निकल नॉलेज मतलब तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए, इसलिए इसकी कॉस्ट भी, लागत भी कम आती है, ठीक है। पौधे जो है कठोर होते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, तो उनको कम देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस विधि द्वारा नई जातियों का विकास संभव है, ठीक है। मतलब नई जातियां, मतलब संकरण करा के और नई जातियों का विकास अपन कर सकते हैं। जैसे नई जाति ट्रिटिकेल बनाई गई है, आपको याद होगा, है ना, ट्रिटिकेल, गेहूं और राई के संकरण से जो ट्रिटिकेल बनाया गया है, ठीक है, वो एक नई जाति का विकास किया गया है। जो पहला मानव निर्मित अनाज है, क्या है, पहला मानव निर्मित अनाज, जो किसने बनाया था, रिम्पू नामक वैज्ञानिक था, रिम्पू नामक वैज्ञानिक, उसने बनाया था पहला मानव निर्मित अनाज, जिसको अपन ने ट्रिटिकेल कहा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार कि भाई ट्रिटिकेल है वो किसका क्रॉस है, तो गेहूं इंटू राई किसका है, गेहूं इंटू राई का क्रॉस है ये, क्या है, ट्रिटिकेल, ठीक है, ट्रिटिकेल गेहूं इंटू राई का क्रॉस है, जो रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मूल व्रंथ जो है केवल इसी विधि के द्वारा तैयार किया जा सकता है, ठीक है। इन पौधों की जो उम्र है वो अधिक होती है, मतलब जो अपन अलैंगिक विधि के द्वारा तैयार करते हैं वो उन पौधों की तो उम्र कम होती है, और इन पौधों की उम्र ज़्यादा होती है। ये भी अपने को एडवांटेज, इसका फायदा है, ठीक है। मूल व्रंथ जैसे इसमें लिखा है मूल व्रंथ, तो मूल व्रंथ आपको पता ही है कि भाई जो पौधे का नीचे वाला भाग है, मतलब ये बीच में से कटा हुआ है, जिसके साथ जड़ें जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं अपन मूल व्रंथ। क्या बोलते हैं, मूल व्रंथ, मतलब रूट स्टॉक। और जिसके साथ ये ऊपर शाखाएं जुड़ी होती है, मतलब जिसके साथ पत्तियां वगैरह होती है, उसको बोला जाता है सांकुर। क्या बोला जाता है, सांकुर, मतलब साइन स्टॉक। तो ये इंग्लिश में साइन स्टॉक बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को रूट स्टॉक। ये जो है रूट स्टॉक है, ठीक है, और ये साइन स्टॉक मतलब सांकुर शाखा कहलाती है, ठीक है। तो ये रूट स्टॉक सिर्फ इस विधि के द्वारा, मतलब बीज के द्वारा ही तैयार
किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता से एक से अधिक पौधे मतलब जो है तैयार किए जा सकते हैं, तो इसलिए मतलब बहुभ्रूणता से एक ही बीज के द्वारा एक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है? बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो का पाया जाना, मतलब एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना। एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। ठीक है, तो ये बहुभ्रूणता कुछ बीजों में पाई जाती है, जिसके कारण उन बीजों को एक बीज से अधिक पौधे तैयार हो सकते हैं, इसलिए उन बीजों को पौधे तैयार करने के लिए काम में लेते हैं। इस विधि का स्पेशली ज़्यादातर जो यूज है वो नींबू में करते हैं। किसमें करते हैं? नींबू के अंदर एक बीज में एक से अधिक पौधे उग सकते हैं, मतलब भ्रूण अधिक पाए जाते हैं, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। इसलिए देखो ये जो फोटो लग रहा है इसके अंदर, जैसे ये एक जो बीज बोया तो उसमें से बहुत सारे 1 2 3 4 पौधे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी। बाकी जैसे एक बीज से एक ही पौधा निकलता है, परंतु इस विधि में क्या होता है? एक बीज से एक से अधिक पौधे निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बहुभ्रूणता बोला जाता है। ठीक है, तो बहुभ्रूणता के कारण जो है एक बीज से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं, इसलिए इस विधि का, बीज वाली विधि का उपयोग अपन करते हैं, जैसे कि नींबू में, स्पेशली किसमें करते हैं? नींबू में। ठीक है, अब हानियां, मतलब भाई जिसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, ऐसा तो ही नहीं सबका फायदा ही फायदा हो। इस पे एक कहानी मेरे को याद आती है, मैंने एक बार पहले सुनाई भी थी, जो कुछ नए स्टूडेंट हैं वो उनको सुना देता हूँ वो कहानी, कि हानियां या नुकसान की बात आई है कि भाई किसी की अच्छाई और बुराई की बात आई यहाँ पे। ठीक है, तो हर चीज़ की जब अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो एक बार क्या हुआ, ये किस्सा है महाभारत का। महाभारत का ये किस्सा है। तो महाभारत में क्या हुआ कि जब पांडवों की शिक्षा चल रही थी, शिक्षा दीक्षा चल रही थी, उनके गुरुजी थे गुरु द्रोणाचार्य। कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य जब उनको शिक्षा दे के, उनकी शिक्षा जब कंप्लीट हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि अब परीक्षा का समय आ गया है। मतलब जब आपको भी पढ़ाते हैं तो आपकी परीक्षा होती है बाद में, तो वैसे ही उनकी जो है परीक्षा का समय आया कि भाई अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब आपकी परीक्षा का समय है। तो उन्होंने बुलाया दोनों को, मतलब पांडवों के अंदर जो युधिष्ठिर था वो सबसे बड़ा भाई था, तो उसको बुलाया, और कौरवों के अंदर दुर्योधन था तो उसको बुलाया। दोनों को बुला के कहा कि दुर्योधन को पहले ये कहा कि बेटा तू जा और इस दुनिया के अंदर एक ऐसा आदमी सर्च करके ला, ऐसा आदमी ढूंढ के ला जिसमें सारी अच्छाइयाँ हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हो, उसके अंदर कोई बुराई नहीं हो, ऐसा आदमी तेरे को ढूंढ के लाना है। ठीक है, और उसको कहा युधिष्ठिर को कि तू जो है ऐसा काम कर कि इस दुनिया में पूरी में घूम के और एक ऐसे आदमी को ढूंढ के ला जिसमें सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो, उसमें कोई अच्छा ही नहीं हो, या जो सबसे बुरा आदमी हो उसको तू ढूंढ के लेके आ जा। ठीक है, तो पुराने ज़माने में आपको पता है कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ हुआ करती थी जो सुबह निकलते थे, शाम तक पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाते थे, है ना, गायब होके मंत्र पढ़े हम चलो, एरोप्लेन की जरूरत ही नहीं थी उस समय, है ना। तो ऐसा सिस्टम था। तो उस समय वो दोनों गए और शाम होते होते दोनों वापस लौट के आ गए। पर आश्चर्यजनक बात ये थी कि दोनों के दोनों खाली हाथ आए। अब गुरुजी ने पूछा दुर्योधन से कि बेटा क्या हुआ, मैंने तेरे को कोई काम दिया था, तू उसे ढूंढ के नहीं लाया, इस आदमी को मैंने तेरे को लाने के लिए कहा था जो। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव मेरे को इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, या सभी अच्छाइयाँ हो, या जो बुरा आदमी नहीं हो, ऐसा आदमी मेरे को इस दुनिया में कहीं नहीं मिला। ठीक है भाई, युधिष्ठिर को बुलाया गया, युधिष्ठिर तू बता तू क्यों नहीं लेके आया किसी को। तो गुरुदेव मेरे को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो, जो सबसे बुरा हो, ऐसा कोई आदमी मेरे को नहीं मिला, मेरे को हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई दिख गई थी। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि भाई आपका देखने का नजरिया, मतलब आप क्या देखते हैं लोगों के अंदर या किसी भी चीज में, आप क्या सर्च करते हैं, क्या आप देखते हैं, वो डिफाइन करती है कि आपके अंदर क्या जाने वाला है, आप किस चीज को ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, बाकी गुरुजी दोनों के एक थे, मतलब चेले अलग अलग थे परंतु गुरुजी एक थे, और उन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस था, रात दिन का डिफरेंस था। एक तो कहता था कि मेरे को, एक तो कहता है कि सभी बुरे ही बुरे मिले, और एक कहता है सब अच्छे ही अच्छे मिले। तो दोनों जो बिल्कुल विपरीत जवाब थे। तो आप लोगों को हमेशा हर चीज़ के अंदर कुछ अच्छा ही सर्च करनी है। जैसे यहाँ पे हानियाँ लाभ, मतलब हर चीज़ के अपन फायदे और नुकसान दोनों होते हैं,
मतलब हर आदमी के अंदर कमी भी होगी और अच्छाई भी होगी, तो आपको हमेशा अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी है। अपने साथ कुछ घटना दुर्घटना होती है, उसमें भी अच्छा ही सर्च करो कि यार इसमें क्या अच्छा हो सकता है। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको, कि आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो गया, उसमें आपने अच्छा ही सर्च की कि इसमें क्या अच्छा था, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, मेरे लिए क्या अच्छा हुआ ये, तो उसमें अगर आपने अच्छा ही सर्च कर ली तो आप जिंदगी में उदास नहीं होने वाले हो, कभी निराश नहीं होने वाले हो। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि आजकल लोगों के मुंह से, चेहरे से हंसी तो बिल्कुल गायब ही हो गई है ना। वो हंसी बिल्कुल नहीं है जो उनके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। तो वो हंसी रहे, उसके लिए आपको पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिव अंदर जाएगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा, नेगेटिव अंदर जाएगा तो नेगेटिव ही बाहर आएगा। जैसा खाओगे वैसे ही तो गाओगे, है ना। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है अपने को कि कुछ अच्छा ही सर्च करनी है लोगों के अंदर, या हर चीज़ के अंदर जो आपके साथ हो रही है घटना दुर्घटना, उसमें अच्छा ही सर्च करें तो आपको अच्छा ही उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी बुराई तो हर इंसान में होती है, सभी में होती है, मेरे में भी होगी और किसी में भी होगी। ठीक है, परंतु अपने सबके अंदर क्या है, भगवान है, इस बात को भूलना मत। भगवान है अपने अंदर, सभी के अंदर। क्यों है भगवान, क्योंकि आपको पता है भगवान को अपन किस नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं ना, परमात्मा। ठीक है, और अपने अंदर क्या है, आत्मा, है ना। आत्मा मतलब परमात्मा का अंश होती है आत्मा। ठीक है, तो जैसे समुद्र का जो जल होता है उसका पूरे का कंपोजिशन H2O है, वैसे ही प्रकृति में जितना भी जल पाया जाता है उसका कंपोजिशन H2O है। वैसे ही एक बूंद होती है, उसके अंदर भी H2O ही होता है। तो इसलिए आप भी परमात्मा के अंश हैं, इस बात को भूलें नहीं, और अपनी हर अच्छाई को आप अच्छे से परख के और उस पर अच्छे से काम करें, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तो आ जाते हैं अपन वापस अपने टॉपिक पे कि हानियां क्या क्या है। मतलब जो अपनी बीज वाली विधि है, मतलब सेक्सुअल प्रोपोगेशन है, लैंगिक विधि है, उसकी हानियां क्या क्या है। तो पौधों का एक तो आकार बड़ा और उपज व गुणों में भिन्नता लिए होते हैं। मतलब पौधे जो होंगे, जैसे कोई हेल्थी सीड होगा, अच्छा बीज होगा, सुडोल बीज होगा, उससे जो पौधा तैयार करेंगे वो तो होगा बढ़िया हेल्थी सा, मोटा ताजा, है ना, जो प्रोडक्शन भी अच्छा देगा, मतलब उपज भी अच्छी देगा। और जो मरेला सा होगा, सूखा सा, है ना, जिसको कुपोषण का शिकार होगा पहले से ही, तो वो फिर प्रोडक्शन ही वैसे ही देगा और उसका पौधा भी छोटा रहेगा। तो इसलिए जो उपज और गुणों में भिन्नता लिए होते हैं और आकार भी उनका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, दूसरा है हानि इसकी, फलन देरी से होता है। मतलब जो बीज के द्वारा अपन पौधे लगाते हैं उनमें फलन देरी से होता है। और आपने देखा होगा कि कलम या ग्राफ्टिंग के द्वारा कोई पौधा तैयार किया हुआ है, तो जब अपन लेके आते हैं वहां से नर्सरी से, उस समय उस पर फ्लोवरिंग हो रही होती है ना, मतलब खेत में लगाते ही वो फल देने लग जाएगा। ये बात और है कि उसके फल अपने को 2 साल से 3 साल तक लेने नहीं चाहिए, है ना। क्यों नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चा है वो छोटा, उससे ही प्रोडक्शन लेने लग गए तो वो अपने शरीर का विकास नहीं कर पाएगा, मतलब वो पौधा विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको जैसे मान लो अब अनार का पौधा आप लेके आए, अनार पे लाते ही आपके उस पर फूल आ रहे हैं, अब आपने उस पर फल लगने दे दिया, तो वो शाखा तो एक पतली सी है बिल्कुल, अगर उस पर फल लगेगा तो वो शाखा को ही तोड़ देगा, इतना बड़ा फल का वजन सहन ही नहीं कर पाएगी वो शाखा, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कम से कम जो पपीता और केला को छोड़कर, पपीता केले में तो 1 साल में ही फल लग जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करना 2-3 साल तक उसको भी फल नहीं लेने, फल नहीं लेने, सर ने कहा है, ऐसा नहीं है। पपीता और केले में फल 1 साल के अंदर अंदर लगने लग जाते हैं, उसमें तो लगने देना है। बाकी जो फल अपन जैसे आम हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, तो इनके अंदर जो है कम से कम 2 साल तक या 3 साल तक अपने को फल नहीं लेने चाहिए, फूलों को गिरा देना चाहिए। ठीक है, और बाकी बाद में उनके फल अपन ले सकते हैं। हाँ, तो बाकी इसमें क्या है, फायदा क्या है कि इसमें तो फलन देरी से होता है और उस विधि में फलन जल्दी होता है। ठीक है, तो इसका ये नुकसान है, मतलब इसकी कमी है कि फलन 4 से 5 साल लग जाते हैं फल लगने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, बीज रहित जातियों में यह विधि उपयुक्त नहीं है। मतलब बीज होंगे ही नहीं तो कहाँ से बीज से उगाओगे, तो बीज नहीं होंगे तो अपने को वानस्पतिक विधि उसमें काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि किस बीज नहीं होते हैं, तो एक तो केला के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। केला में बीज नहीं होते हैं क्या? हाँ, कमेंट करके बताएं फटाफट से, केले में बीज होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, जब भी देख रहे हैं फटाफट से कमेंट करें कि केले के अंदर बीज होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ, मंजू कह रही है होते हैं। क्या संजय कह रहा है कि आम नींबू जामुन, उनमें तो वो बहुभ्रूणता है। भाई बहुभ्रूणता नहीं पूछ रहा हूँ मैं।
लाखन कह रहा है होते हैं, ठीक है, 3n में होते हैं। हाँ वेरी गुड, 3n, वेरी गुड। त्रिगुणित जो होता है उसमें होते हैं। गलत, बिल्कुल गलत आपका जवाब, तो नहीं नहीं है। त्रिगुणित में नहीं होते हैं, द्विगुणित में होते हैं, द्विगुणित में होते हैं, चतुर्गुणित में होते हैं, ठीक है। हाँ, खाने वाले केले में नहीं होते हैं, जो क्या होता है त्रिगुणित। यहाँ पे याद रखने वाला क्वेश्चन है अपना कि खाने वाला जो केला होता है वो होता है त्रिगुणित। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। और त्रिगुणित केले के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। जो आप केला खाते हो उसमें बीज खाए क्या कभी आपने? निकाल के फेंके उसको, जैसे बेर खाते हैं तो उसके फेंकते हैं, केले के बीज फेंकते हो क्या? मैंने तो नहीं फेंके भाई, आप लोगों ने फेंके हो तो बात अलग है। तो केले के अंदर बीज, जो अपन खाने वाला केला होता है वो त्रिगुणित होता है। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि खाने वाला केला कितने गुणित होता है, तो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित का मतलब 3n, ठीक है, 3n वो होता है जो उसके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। और जो द्विगुणित और चतुर्गुणित केले होते हैं उनके अंदर बीज पाए जाते हैं, ठीक है, जो अपन खाने के लिए, उगाने के लिए काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर, सभी को क्लियर होगी ये बात कि भाई जो खाने वाला केला है त्रिगुणित उसमें तो बीज नहीं होंगे, और बाकी द्विगुणित और चतुर्गुणित होता है उसमें होते हैं बीज, ठीक है। तो ये अपना केला और बेदाना अंगूर जो है इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि खाने वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें बीज के द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन का मतलब परिभाषा समझ लें पहले तो, कि बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भाग के द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे तैयार करना वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है, या अलैंगिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। लाभ, अब इसकी लाभ की बात करते हैं कि इससे क्या क्या फायदे हैं। तो पहला फायदा है अपना रिजन्युएशन में उपयोगी। अब ये रिजन्युएशन क्या होता है? रिजन्युएशन का मतलब होता है पुनरुद्धार। हिंदी में बात करते हैं अपन तो पुनरुद्धार होता है। पुनरुद्धार का मतलब होता है कि जब बगीचा किसी कारणवश फल देना बंद कर देता है, या घटिया क्वालिटी के फल देता है, या बहुत कम फल देता है, तो उसके अंदर वापस अपने को फलन बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ग्राफ्टिंग करना क्या कहलाता है? रीजन्युएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीजन्युएशन। हाँ, खाने वाला केला ट्रिप्लोइड होता है, इसलिए इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। मुकेश जी आप राइट बता रहे हैं, डिप्लोइड केले में बीज होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो रीजन्युएशन में मतलब जो क्या है, रीजन्युएशन में ये विधि उपयोगी है, मतलब जो अपनी अलैंगिक विधि है उससे क्या करते हैं अपन, जो फल देना पौधे बंद कर देते हैं उनको, देखो बगीचे में फल जो अपन लगाते हैं वो फल 1 साल या 2 साल के लिए लगाते नहीं है। मान लो कोई पौधा फल देना बंद कर दिया तो उसका उपचार करेंगे, मतलब ये नहीं कि उसको उखाड़ के नया पौधा लगा देंगे। नया पौधा लगाओ क्या होगा, 3-4 साल पीछे चले जाओगे, मतलब 3-4 साल बाद उसमें फल लगना शुरू होंगे। तो इसलिए अपने को क्या करना है, उसका सुधार करना है, ना कि उसको उखाड़ के फेंकना है, ठीक है। तो इसलिए पुनरुद्धार किया जाता है उसका, मतलब उसको बूढ़े को वापस जवान बनाया जाता है। क्या किया जाता है? बूढ़े को जवान बनाया जाता है रीजन्युएशन के द्वारा, ठीक है, पुनरुद्धार करके, ठीक है। हाँ, अच्छी किस्मों में परिवर्तित करना, मतलब जो किस्में मान लो देसी किस्में हैं, देसी किस्मों में आपको पता है फल छोटे छोटे लगते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी के नहीं लगते हैं, खट्टे हो सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो अच्छी किस्में, वांछित किस्में होती है, जो अच्छी अच्छी किस्में हैं, उन किस्मों की शाखा लाकर, सांकुर शाखा लाकर, और उनको ग्राफ्टिंग करके, मतलब जो अलैंगिक विधि के द्वारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं अपन, जिससे पुराने फल, जो ये कम अच्छी उपज देने वाले पौधे हैं, उनसे अपन अच्छी किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी किस्मों में उनको परिवर्तित किया जा सकता है, देसी पौधों को, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी फलन, मतलब मैंने आपको बताया कि भाई इनमें फल जल्दी लगते हैं, और बीज के द्वारा तैयार करते हैं उनमें फल देरी से लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिना बीज वाले पौधों में उपयोगी है, जैसे कि अंगूर और केला। अपन ने बात की थी कि उधर तो इनका प्रवर्धन नहीं किया जा रहा था, और अंगूर और केला है, इनमें वानस्पतिक प्रवर्धन किया जा सकता है। अंगूर में और केले के अंदर वानस्पतिक प्रवर्धन किया जा सकता है, बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। एक ही मूलवंश पर अनेक जातियों का रोपण किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो भाई, एक ही मूलवंश पर अनेक जातियों का, है ना, अनेक मतलब यहाँ किस्में नहीं बोला है, क्या बोला है? जातियां, मतलब अलग अलग जातियां। आपने नाम सुना होगा पोमेटो का, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, ठीक है, नहीं सुना तो अच्छी बात है। सुना है किसी ने तो बताएं कमेंट करके,
कि भाई पोमेटो क्या होता है। पोमेटो क्या होता है, फटाफट से जिसने सुना हो नाम इसका वो कमेंट करके बताएं, और जिसने नहीं सुना हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगा अभी। जिसने नहीं सुना होगा उनको मैं सुना दूंगा, ठीक है। व्हाट इज पोमेटो? इसको बोलते हैं पोमेटो, लिख देता हूं, ठीक है। पोमेटो के फोटो में देख के बता दो आप, तो फोटो लग रहा है इसका, क्या होता है पता चल जाएगा। हाँ, महेंद्र का यहाँ पे कमेंट आया है, जवाब शानदार, बहुत ही अच्छा। आलू और टमाटर के पौधों को एक साथ तैयार कर देते हैं, मतलब उनकी ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो मतलब आलू, मतलब जो पौधा होगा उसमें जड़ों में नीचे तो लगेंगे आलू और ऊपर लगेंगे टमाटर, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोमेटो। तो ये अलग अलग हो गए ना भाई, टमाटर अलग है आलू अलग है, तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए इनको जो अलग अलग जातियों को एक साथ जोड़ के और नए पौधे तैयार करना इस विधि के द्वारा संभव है, उस विधि के द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, इसमें मूल वृंत पर अनेक जातियों का रोपण किया जा सकता है, क्लियर, ये भी एक एडवांटेज है। अब हानियों की बात करें, नुकसान क्या क्या है, तो पौधे की आयु कम हो जाती है। क्या हो जाता है, पौधों की आयु कम हो जाती है, मतलब इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी आयु कम होती है। हाँ, मंजू का कमेंट है कि भाई आलू और टमाटर का एक पर होना, प्लान नहीं होता है, प्लांट पर होना। वेरी गुड, कोई बात नहीं, शाबाश, अच्छा प्रयास है आपका, ठीक है। और मुकेश जी कह रहे हैं कि पोमेटो, पोमेटो क्या, पोमेटो होता क्या, वो तो लिखा ही नहीं मुकेश जी ने। हाँ, पोमेटो तो मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नई जातियों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि भाई इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन, संकरण वाली बात तो है नहीं, तो संकरण तो कर ही नहीं सक रहे हैं, तो नई जातियों का विकास संभव नहीं है, ठीक है। अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं होती है भाई, ग्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, बडिंग करेंगे, तो हर कोई तो कर नहीं सकता। अभी तो आपको नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, अपन पता ही नहीं है क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, कटिंग क्या होता है ना। तो कटिंग का मतलब बाल कटिंग नहीं करना है, ठीक है, कटिंग एक विधि है, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, मतलब ट्रेंड लेबर की आवश्यकता होती है, जिनको इस तकनीकी ज्ञान पता हो कि भाई कैसे की जाती है, वही इस विधि द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं। बीज के द्वारा तो कोई भी कर सकता है, बीज तो भाई ले जाके जमीन में डालना है, उसको पानी पिलाना है, उग जाएगा। परंतु प्रवर्धन अगर अपने को बात की जाए अलैंगिक विधि की, उसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो ट्रेंड लेबर, तकनीकी लेबर होती है, उसी के पास वो ज्ञान होता है, हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए इस विधि में मतलब तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ये विधि थोड़ी महंगी भी पड़ती है, ठीक है। पौधे कमजोर होने से प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन नहीं कर सकते हैं। क्या होते हैं, पौधे कमजोर होते हैं, इस विधि के द्वारा तैयार किए गए पौधे कमजोर होते हैं, तो ये प्रतिकूल मौसम को सहन करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती या बहुत कम होती है। कुछ पौधों में इस विधि द्वारा प्रवर्धन संभव नहीं है, जैसे कि पपीता, फालसा, है ना, पपीता और फालसा में जो है अपन बीज के द्वारा पौधे तैयार करते हैं, इस विधि के द्वारा प्रवर्धन इनमें संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां। अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी, मैंने आपको बता दिया कि लैंगिक प्रवर्धन की तो एक ही विधि है, बीज के द्वारा पौधे तैयार करना, ठीक है। परंतु अलैंगिक प्रवर्धन की कई विधियां हैं अपनी, जैसे इसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं बीजाणुओं के द्वारा। अब यहाँ पे आपको नाम देखते याद आ रहा होगा, यार ये तो बीजाणु मतलब बीज आ गए, भाई अलैंगिक में बीज कहाँ से आ गए, है ना, आ रहा है क्वेश्चन मन में। हाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बीजाणु का मतलब बीज नहीं होता है, बीजाणु का मतलब है बीज के अणु। क्या है, बीज के अणु, मतलब बहुत छोटे छोटे ये स्पोर्स कण होते हैं जो पौधे उगाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनको बीज अपन नहीं बोलते हैं, ये बीजाणु, बीजों के अणु होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, इतने छोटे कण होते हैं। ये इसके अंदर जो माइक्रोस्कोप से देख के फोटो लिए गए हैं, ये रेड निशान है, ये तो दिखाने के लिए लगाए हैं, और ये छोटे से ये दिख रहे हैं, ये बीज के अंदर जो है बीजाणु है, मतलब छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म कण होते हैं, उनको बोलते हैं अपन बीजाणु, जिनको प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। और ये बीजाणु किस किस में काम में लिए जाते हैं, ऑर्किड नाम का एक फूल होता है उसमें, फफूंद, फफूंद आप सब जानते हो, है ना, मशरूम में
शैवाल में ये उपयोगी है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ जो भी अपन प्रवर्धन पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल आने वाले हैं, ना तो विधि आने वाली है ना कुछ और आने वाला है। एक दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको उदाहरण याद रखना है कि कौन से पौधे का प्रवर्धन कौन सी विधि से किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है, देखो प्रवर्धन तो सभी पौधों का लगभग सब विधियों से अपन कर सकते हैं, कुछ को छोड़कर, कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़कर, परंतु अपने को याद रखना है सबसे ज्यादा कॉमर्शियल विधि मतलब व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि होती है, उसको नहीं भूलना है, वो जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं बताते जाऊंगा व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां किस किस की कौन सी है, वो वहां पे उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब वानस्पतिक भागों के द्वारा, ये पहला तो हो गया बीजाणुओं के द्वारा, दूसरा प्रकार है इसका वानस्पतिक भागों के द्वारा। ठीक है, बीजाणु के बाद दूसरा प्रकार आता है अपना वानस्पतिक भागों के द्वारा। वानस्पतिक भाग आपको पता है कि जड़, तना, पत्ती, है ना, जड़, तना, पत्ती या फिर और कोई भी जैसे भाग हो सकता है, मेनली जड़, तना, पत्ती होती है उनकी, या फिर कोई परिवर्तित भाग होता है पौधे का, है ना, उसको काम में ले सकते हैं। तो पहला आता है अपना इसके अंदर विभाजन। कौन सा है? विभाजन। मतलब वानस्पतिक भागों के अंदर बात करें तो पहली विधि अपनी विभाजन के द्वारा, विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। ठीक है, तो विभाजन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है एक पूर्ण विकसित पौधा, एक पूर्ण विकसित पौधा मात्र पौधे से अलग करके नए पौधे के रूप में लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विभाजन या डिवीजन। क्या बोलते हैं? विभाजन या डिवीजन। ठीक है, तो किसी भी विकसित पौधे को मात्र पौधे से अलग करना। ठीक है, ये मात्र ऐसे था, थोड़ा सा गलत क्या, मात्र पौधे से। ठीक है, मात्र पौधे से अलग करके नया पौधा तैयार करना या नए पौधे के रूप में लगाना विभाजन कहलाता है। ठीक है, और विभाजन कितने प्रकार का होता है? विभाजन के भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो ये जैसे पूर्ण विकसित पौधे दिख रहे हैं आपको, ये विकसित पौधे ये मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं। ठीक है, और फिर नए पौधे के रूप में लगा देते हैं। ये जैसे पूरा मात्र पौधे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर इनको अलग अलग करके और एक एक प्लांट करके ऐसे अपन लगा सकते हैं। इस विधि को बोलेंगे अपन विभाजन। क्या बोलेंगे? विभाजन। ठीक है, तो इसमें पहली जो विधि है अपनी ऊपरी भूस्तारी के द्वारा, जो विभाजन की पहली विधि है ये इंपॉर्टेंट है अपनी, ऊपरी भूस्तारी यानी रनर्स। इसका हिंदी में नाम भी आपको रनर्स लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? रनर्स। ठीक है, आप ध्यान रखना कि रनर्स के द्वारा प्रवर्धन किसमें किया जाता है? तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया एग्जाम में स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी आप सोचिए कि अपने सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस में है प्रवर्धन, पौधों में प्रवर्धन। तो प्रवर्धन में अपने उदाहरण अपने को याद रखना जरूरी है। तो स्ट्रॉबेरी का जो है प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी है? रनर्स के द्वारा। किसके द्वारा? रनर्स के द्वारा स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में ऊपरी भूस्तारी बोलते हैं, परंतु ऊपरी भूस्तारी आपके एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहले ही बता रहा हूं, आप चाहे याद भी मत करना इसको, पर याद आपको रनर्स जरूर रखना है। रनर्स के द्वारा प्रवर्धन स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। आपको ये र से याद रखना, स्ट्रॉबेरी रनर्स, स्ट्रॉबेरी रनर्स। ठीक है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अब अगला दूब घास। दूब घास आपने सबने देखी है, देसी भाषा में धोबड़ी बोलते हैं जिसको, है ना, सबने देखी है। अच्छा, आपको अच्छे से याद आ जाए उसके लिए बता देता हूँ कि जो अपने गार्डन होते हैं ना, गार्डन, उसके बीच में जो घास लगी होती है, हरी हरी घास, उसको बोलते हैं दूब घास। क्या बोलते हैं? दूब घास। ठीक है, साइनाडोन डेक्टाइलोन उसको बोला जाता है। तो उसमें भी प्रवर्धन अपन रनर्स के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, उसकी भी बेल होती है जो चलती है और उसको अपन नए पौधे के रूप में काट के लगा सकते हैं, तो उसको भी अपन रनर्स के द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, और वो दूब घास जो बगीचे के बीच में लगाई जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है भाई? उसके दो नाम हैं, एक तो उसको ग्रीन कारपेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन कारपेट, मतलब हरी कालीन। ठीक है, ये भी बोला जाता है उसको, और उसको बोला जाता है हार्ट ऑफ गार्डन। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ गार्डन। लिखा नहीं रहा हूं, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अपन फ्लावरिंग और गार्डनिंग पढ़ेंगे अपने, वो भी सिलेबस में है, उस समय लिखवाएंगे अपन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अभी आपको केवल बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है अपना अंतर्भूस्तारी या सकर्स के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्भूस्तारी या सकर्स के द्वारा। तो इसमें आपको याद रखना है, सकर्स वाला टर्म ज्यादा याद रखना है, अंतर्भूस्तारी ज्यादा पूछते नहीं है। अब ये प्रवर्धन मतलब किसके करते हैं? इसमें क्या होता है, सकर्स का मतलब पौधे के पास से नए नए पौधे निकलते हैं। ठीक है, जैसे ये पौधे हैं, ये पौधे के मेन पौधे के पास में से उगते हैं
उनको अपन सकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्स। अब सकर्स जैसे ये पौधा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद इसके ऊपर से भी निकल रही है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये जो ऊपर से सकर्स निकल रहे हैं उनको तो बोलेंगे स्लिप्स। क्या बोलेंगे? स्लिप्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्लिप्स है अपनी, ठीक है, अनानास के अंदर स्लिप्स जो है प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक विधि है। कौन सी विधि है? व्यावसायिक विधि। अनानास जो है अपना, इसके अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है स्लिप्स। कौन सी? स्लिप्स। ठीक है, ये हिंदी में ऐसे स्लिप्स लिखा हुआ आएगा। और स्लिप्स होता क्या है? ये जो पौधा है इसके ऊपर से जो ये नया पौधे के रूप में निकल रहा है उसको स्लिप्स बोलेंगे। क्लियर? और बाकी इसके पास में से भी निकलते हैं नीचे, उनको सकर्स बोला जाता है। क्लियर? तो ये सकर्स के अंदर ही आता है। स्लिप्स भी इज ए पार्ट ऑफ सकर्स। ठीक है, ये भी सकर्स का ही एक भाग है स्लिप्स। इसलिए जो क्वेश्चन अपने आएगा तो वो ऐसे आएगा कि अनानास में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो स्लिप्स है। क्लियर? इसके अलावा है अपने सकर्स बांस में काम लेते हैं और केले में काम लेते हैं। बांस में भी जो मेन तना होता है उसके पास में से नए पौधे निकलते हैं, वो सकर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उनको प्रवर्धन के लिए काम में लिया जा सकता है। और केले में भी वही सिस्टम है। केले के अंदर जो मेन पौधा होता है उसके पास में से नए नए पौधे निकलते हैं, उनको अपन सकर्स बोलते हैं। ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, वाटर सकर्स और शॉर्ट सकर्स। ठीक है, तो वाटर सकर्स जो होते हैं, हाँ वेरी गुड मुकेश जी, हार्ट ऑफ गार्डन, हरियाली, हरियाली हरियाली बोल दो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, देसी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, बाकी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको दो नाम है, एक तो हार्ट ऑफ गार्डन और ग्रीन कारपेट। ठीक है, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि केले के अंदर दो प्रकार के सकर्स होते हैं, शॉर्ट शक्कर और वाटर शक्कर। ठीक है, जिनका वजन जो है 750 ग्राम होना चाहिए। जो प्रवर्धन के लिए काम में लिए जाते हैं उनका 750 ग्राम वजन होना चाहिए। और जो वाटर शक्कर्स होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं, मतलब लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए उनको प्रवर्धन के लिए काम में नहीं लिया जाता है। मतलब उनके अंदर वाइग्रस कम होता है, मतलब ओज कम होता है, इसलिए उनको काम में नहीं लिया जाता है। जबकि चौड़ी पत्ती वाले जो अच्छे हेल्दी शकर्स होते हैं जिनको स्वॉर्ड शकर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वॉर्ड शकर्स। यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे वहां पे वापस अपन पढ़ेंगे, जब केला पढ़ेंगे वहां पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्वॉर्ड शकर्स जो है ये अपने काम में ले जाते हैं केले के प्रवर्धन के लिए, जिनका वजन कितना होना चाहिए? 750 ग्राम। कितना? 750 ग्राम। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं, ये हो गया अपना अंतःभूस्तरीय या शकर्स। अगला बात करते हैं भूस्तरीय स्टोलन। मतलब स्टोलन जो है जंगली स्ट्रॉबेरी के अंदर प्रवर्धन के लिए काम में लिए जाते हैं। स्टोलन का मतलब छोटी छोटी गांठें होती है, उनको प्रवर्धन के लिए काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपना कलम या कटिंग के द्वारा। वैसे तो कलम का ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अपने जो अपना चैनल है उसके ऊपर। फिर भी अपन वापस टॉपिक आया है जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं अपन। कटिंग का मतलब क्या होता है कि पौधे का कोई भी भाग काट कर उसको नए पौधे के रूप में लगाना कटिंग कहलाता है। जैसे कि जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती को काट कर नए पौधे के रूप में लगाना क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है। हाँ ठीक है मुकेश जी, डार्क ग्रीन कलर वाले शॉर्ट शकर्स काम में लेते हैं प्रवर्धन के लिए केले में, जिनका वजन 750 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, पौधे के किसी भाग से, पौधे के किसी भाग को काट कर नए पौधे के रूप में लगाना, जैसे जड़, तना, पत्ती, क्या कहलाता है? कलम। क्या कहलाता है? कलम। ठीक है, तो पौधे के किसी भाग से जैसे जड़, तना और पत्ती को काट कर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है या कलम कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कलम, इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। ठीक है, फोटो में दिखाई दे रही है आपको, ये तने के द्वारा कटिंग जो तैयार की गई है वो आपको दिखाई है मैंने। ये 3 प्रकार की होती है कलम। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है तना कलम, एक होती है जड़ कलम, एक होती है पत्ती कलम। जड़ कलम, तना कलम और पत्ती कलम। ठीक है, तो अगर अपन जड़ कलम की बात करें, पहली अपनी कलम है जड़ कलम। कौन सी कलम है? जड़ कलम, मतलब रूट कटिंग। रूट कटिंग का मतलब जड़ को काट कर उससे नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है? जड़ कलम कहलाता है। परिभाषा अपने आने वाली नहीं है, अपने तो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आते हैं, बाकी कुछ आने जाने वाला है नहीं। पर लगाते कैसे हैं वो आपको बता देता हूँ विधि। वैसे ये भी पूछेंगे नहीं, कंपटीशन एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाले हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जड़ की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए भाई? 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी मोटी होनी चाहिए? जड़ की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है,
जड़ जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये जड़ की जो लंबाई है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसे प्रवर्धन के लिए काम में लिया जा सकता है। यह उन्हीं पौधों में उपयोगी है जिनमें सकर्स बनते हो, जिनमें सकर्स बनते हो उनमें जड़ों से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। जिनमें सकर्स नहीं बनते हो उन जड़ों से नए पौधे तैयार नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, उनसे पौधा नहीं निकलता है नया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अमरूद, लीची और आलू बुखारा एग्जाम्पल आएंगे, आपके और कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखें कि अमरूद, लीची और आलू बुखारा में इस विधि से अपन प्रवर्धन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अपना पर्णकलम। अच्छा, एक चीज और, जैसे इनके व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि ये नहीं है, याद रखना। यहाँ पे हो सकता है लीची थोड़ी सी अपनी इंपॉर्टेंट है, बाकी अमरूद तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आलू बुखारा पूछने वाले आपको है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लीची ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी, ठीक है। बाकी अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि का नाम आएगा तो वो अपना कौन सा नाम बताएं सभी कमेंट करके। अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका जवाब देते हैं आप तो मेरे को कि अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है। हाँ यस, महेंद्र का कमेंट आया है, स्टूल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग। लाखन जी का कमेंट भी आया है, स्टूलिंग, वेरी गुड। बाकी लोग अभी निजी जवाब नहीं दे पाए हैं। मंजू का आया है स्टूलिंग, नितेश कह रहे हैं कि स्टूलिंग होती है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छा आपका जवाब है। मतलब स्टूलिंग जो है इसके व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है और क्वेश्चन में आपको व्यावसायिक प्रवर्धन ही पूछा जाने वाला है। तो आपको अमरूद चाहे आप यहाँ पे याद नहीं भी रखेंगे तो अपना चल सकता है, क्योंकि इसका प्रवर्धन अपन किससे करेंगे, स्टूलिंग के द्वारा करेंगे। स्टूलिंग क्या होती है, ये स्टूलिंग जब आएगी जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पर्ण या पत्ती कलम। दूसरी अपनी कलम का प्रकार है पर्ण कलम या पत्ती कलम। इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लीफ कटिंग। ये आपको जैसे फोटो दिखाई दे रहा है, अपन क्या करते हैं, पत्ती को काट कर उससे नया पौधा तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पत्ती कलम या पर्ण कलम, ठीक है। जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इन पत्तियों से जड़ें निकल गई है ना, तो इससे नया पौधा उग जाएगा, पूरा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये विधि कुछ पौधों में काम में ली जाती है जिनमें पत्तियां कैसी हो, मांसल व मोटी हो, ठीक है। मांसल और मोटी पत्तियां होती है, उन्हीं में ये विधि काम में ली जाती है, ठीक है। बाकी सभी पौधों में ये काम में नहीं ली जा सकती, क्योंकि जो पतली पतली, जैसे अपन बात करें बबूल की पत्तियां हैं, उनसे नहीं पौधे नहीं उगते हैं, ठीक है। हर किसी को पत्तियों को मत लगा देना तुम, ठीक है। तो ये जो मोटी मोटी पत्तियां होती है, जैसे अपने पत्थर चट्टा हो गया, या फिर जो अपने कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब केम प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर ये विधि उपयोगी मानी जाती है। जैसे ये लगे हुए हैं, ये केम प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो सजावटी पौधे होते हैं कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये जो विधि है किन में काम लेते हैं, अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल आपके आने वाले हैं। पत्थर चट्टा, बिग्नोनिया और चाय। पत्थर चट्टा को अपन ने, पथरी वाले जो लोग होते हैं वो खाते भी हैं, ठीक है। पथरी जिनके पेट में हो वो पत्थर चट्टा खाते हैं, तो कहते हैं कि पथरी गल के और बाहर निकल जाती है। इसके अलावा नींबू भी है जो पथरी में काम आता है। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, कॉमन, जो अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बिग्नोनिया और चाय के अंदर भी ये विधि काम में ली जा सकती है, परंतु आपको यहाँ पे पत्थर चट्टा ज़्यादा याद रखने की जरूरत है और ये बिग्नोनिया याद रखने की, बिगोनिया जो है याद रखने की जरूरत है। चाय के अंदर ये विधि आपको नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी है, ये विधि नहीं लगानी है। अच्छा, लिखा हुआ तो है, मतलब इस विधि के द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है, परंतु व्यावसायिक प्रवर्धन की ये विधि नहीं है। क्या है, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। व्यावसायिक प्रवर्धन होता क्या है, मतलब जो बड़े स्तर पर काम में ली जाती है उस विधि को बोलते हैं व्यावसायिक विधि, ठीक है। तो व्यावसायिक विधि ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है व्यावसायिक विधि वो भी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है अपना तना कलम यानी स्टेम कटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्टेम कटिंग। हाँ, सॉफ्ट तना कलम, लाखन जी कह रहे हैं सॉफ्ट तना कलम चाय के लिए प्रवर्धन की विधि, सही है, बिल्कुल राइट है। महेंद्र जी भी बता रहे हैं कोमल तना कलम, वेरी गुड, राइट है। हाँ, तो तना कलम जो है, वापस तना कलम को भी अपन ने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तना कलम 4 प्रकार की होती है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कौन कौन से प्रकार है। तना कलम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये क्लियर कर लो भाई, तने को काट कर उसको नए पौधे के रूप में लगाना क्या कहलाता है, तना कलम कहलाता है। क्लियर। अब ये कितने प्रकार की होती है उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है अपना शाकी कलम। शाकी कलम को बोलते हैं अपन हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग का मतलब
सबसे कम पुरानी शाखा, बहुत ही नई शाखा जो होती है, जो बहुत लचीली होती है, उसको प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। जैसे ये शाखा आपको दिखाई दे रही है ना, इतनी नई शाखा जो होती है उसको प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है, परंतु इस विधि का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। और इवन फलदार वृक्षों में तो ये विधि बिल्कुल उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो है मिस्ट चैम्बर की आवश्यकता होती है, वहीं पे इससे प्रवर्धन किया जा सकता है, क्योंकि अधिक नमी नहीं हो तो ये शाखाएं तुरंत सूख जाती है। इसमें जो जीव है बहुत कम होता है बेचारी में, ये तुरंत मर जाती है। ठीक है, तो इस विधि का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु फूल वाले पौधे होते हैं, कुछ सजावटी पौधे होते हैं, उनमें ये विधि उपयोग में ली जाती है। और इस विधि में 1 से 2 माह पुरानी शाखा, कितने समय पुरानी, 1 माह से 2 माह पुरानी शाखा काम में ली जाती है, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। और जो वो शाखा आप काम में लोगे, ये जो ज़्यादातर किस में काम में लेते हैं अपन, फूलों के लिए उपयोगी है। जैसे कि पीलिया में, पीलिया नाम का एक फूल है, पीलिया का मतलब वो पीलिया बीमारी नहीं है ना, अपने जो पीलिया हो जाता है खून की कमी से, की बात नहीं हो रही है, पीलिया फूल है, तो उसके अंदर अपन इस विधि को उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरी विधि अपनी तना कलम की। दूसरी विधि है कोमल व शाखी तना कलम। ठीक है, कोमल व शाखी तना कलम मतलब उससे थोड़ी ज्यादा पुरानी शाखा होती है, जो अपनी 2 से 3 महीने पुरानी, कितने महीने पुरानी, 2 से 3 महीने पुरानी शाखा। उसमें तो थी 1 से 2 महीना, इसमें है 2 से 3 महीने पुरानी शाखा, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 10 से 15 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होगी, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी शाखा होगी। और यह विधि फलदार पौधों में भी उपयोग में कमी ली जाती है ना। इस विधि का उपयोग फलदार पौधों में बहुत कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है, क्योंकि इसके लिए भी जो है मिस्ट चेम्बर की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर ये भी शाखाएं सूख जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं। तो काम में लेते समय ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर 2-4 पत्तियों को रखा जाता है, ऊपर वाली पूरी पत्तियां नहीं तोड़ते हैं। जो अपनी हार्डवुड कटिंग होती है उसमें पूरी पत्तियों को तोड़ देते हैं, और इसमें कुछ पत्तियों को रखा जाता है। इतना सा इसका अंतर आपको याद रखना है। ठीक है, तो फलदार पौधों में ये विधि उपयोगी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिक नमी की आवश्यकता इस विधि में भी होती है। तो ये दोनों विधियां फलदार पौधों में ज़्यादा काम में नहीं ली जाती है। उदाहरण में अपन ने अमरूद लिख रखा है, परंतु ये सिर्फ इस विधि में मतलब अपन किताबों में पढ़ते हैं उदाहरण, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है। बाकी एग्जाम में ये आपको नहीं पूछने वाला है। क्लियर, अमरूद नहीं पूछेंगे आपको। इसके लिए क्वेश्चन आएगा चाय का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सी, चाय। ठीक है, चाय के प्रवर्धन की विधि है अपनी हर्बेशियस या कोमल शाखी तना कलम। ठीक है, मिस्ट चैम्बर क्या होता है, आप लोगों ने किसी ने पूछा ही नहीं। मिस्ट चैम्बर नाम आया, नया नाम आया तो पूछ लिया करो कि ये क्या होता है। ये आता हो तो बताओ मिस्ट चैम्बर क्या होता है। नहीं आता है, मैं बताता हूँ। मिस्ट चैम्बर का मतलब होता है, मिस्ट का मतलब होता है बौछार के रूप में पानी का निकलना। क्या होता है, बौछार के रूप में, बिल्कुल सूक्ष्म कणों के रूप में जब पानी निकलता है तो उसको मिस्ट बोला जाता है। मिस्ट, मिस्ट मतलब कोहरे के जैसे है ना, कोहरा होता है ना, वैसे सूक्ष्म बूंदों के रूप में पानी का बाहर निकलना। तो ऐसा जो चैम्बर बना होता है, मतलब एक संरचना बनी होती है, तो उसके अंदर फुहार के रूप में जब पानी आता है तो उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अंदर की नमी ज़्यादा रहेगी तो ये इस प्रकार की जो कटिंग है वो सूखेगी नहीं, चल जाएगी। तो इसलिए इनमें मिस्ट चैम्बर की आवश्यकता होती है, इसलिए फलदार वृक्षों में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है, काम में अपने चाय में ज़्यादा लेनी है, बाकी गुलदाउदी के अंदर भी ये विधि उपयोगी है। ठीक है, अमरूद हो गया और ये चाय हो गया, ये गुलदाउदी हो गया, इन तीनों में ये विधि काम में ली जाती है, परंतु अमरूद की अपने को स्टूलिंग ही याद रखनी है। ठीक है, अब है अपने अगली कलम अर्ध परिपक्व तना कलम, मतलब इसको बोलते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। इसको शॉर्ट में SHW भी बोलते हैं ना। हार्डवुड शॉर्ट में SHWC, सेमी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, ये भी बोला जाता है। अपने को तो अर्ध परिपक्व याद रह जाएगा तो भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो नाम आएगा, क्वेश्चन जो इंग्लिश में आएगा उसमें आपको ये नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे अर्ध परिपक्व तना कलम वो नहीं लिख सकते हैं, ये ऐसे कैसे लिख देंगे, तो अपने को तो ये हिंदी में याद रख लेना है। ठीक है, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। इस विधि में क्या करते हैं, 4 से 6 महीने पुरानी शाखा, कितनी पुरानी, 4 से 6 महीने पुरानी शाखा जिसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो, काम में ली जाती है। ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको फोटो में दिख रहा है, इस प्रकार की शाखा होती है, लगभग 4 से 6 महीने पुरानी शाखा ये होती है। उपयोगी है ये अपनी अनार और अंजीर में। इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, अंजीर।
अनार के अंदर अपन हार्डवुड कटिंग करेंगे। कौन सी करेंगे? हार्डवुड कटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी पूर्ण परिपक्व तना कलम। पूर्ण परिपक्व का मतलब होता है हार्डवुड कटिंग, HWC। क्या बोलते हैं इसको? HWC, हार्डवुड कटिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 1 वर्ष पुरानी शाखा, कितने वर्ष पुरानी? 1 वर्ष पुरानी शाखा काम में लेते हैं, जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है और जिसकी लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर तक होनी आवश्यक है, और जो कम से कम 2 से 3 कलिकाओं युक्त हो। मतलब जो शाखा अपन ले रहे हैं उसके ऊपर 2 से 3 कलिकाएं होना भी आवश्यक है, क्योंकि एक कलिका तो जहाँ पे अपन रूट के लिए कट लगा रहे हैं उसके पास होनी चाहिए, और एक कट जो ऊपर लगा रहे हैं उसके पास में होनी चाहिए, और एक आध उसके बीच में भी कलिका होनी चाहिए। इसलिए कम से कम 2 से 3 कलिका हो, ऐसे शाखा को काम में लिया जाता है। ठीक है, अपन कैसे लगाते हैं कट वो सब बताऊंगा। अभी अपने को यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं पूर्ण परिपक्व तना कलम के हार्डवुड कटिंग के। गुलाब, अंगूर, अनार और बोगनवेलिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अंगूर के अंदर यही विधि व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, याद रखना है। ठीक है, अनार भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि यही है, अंगूर में भी यही है। ठीक है, बोगनवेलिया में भी यही है व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि। गुलाब के अंदर थोड़ी सी अलग है, गुलाब के अंदर जो देसी गुलाब है उनमें तो यही विधि काम में ली जाती है, मतलब व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए गुलाब में तो यही विधि काम में ली जाती है, और जो अपने हाइब्रिड यानी संकर गुलाब होते हैं उनमें टी बडिंग काम में लेते हैं। कौन सी लेते हैं? टी बडिंग काम में लेते हैं। ठीक है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये गुलाब और ये अपने हो गए अंगूर, और बाकी अनार और बोगनवेलिया आप जानते हो, देखे हुए आप सबने। बोगनवेलिया का मतलब एक फूल होता है, उसको बोला गया बोगनवेलिया, उनमें ये विधि काम मिल जाती है। इस प्रकार की दिखाई देती है वो शाखा जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि कटिंग करने के लिए, कटिंग लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये आपके यूँ मान सकते हो कि इनमें से एक क्वेश्चन पूछने लायक है, बाकी तो आपके नॉलेज के लिए है, मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो कलम हेतु काम में ली जाने वाली जो शाखा होगी वो अधिक ओज वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। ओज का मतलब वाइग्रस, ओज का मतलब होता है कि आपके चेहरे के ऊपर जो चमक दिखाई देती है उसको बोलते हैं ओज। क्या बोलते हैं? ऐसे कहते हैं ना अपन, उसके चेहरे पे बहुत चमक है, नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकता रहता है, तो उसके चेहरे के ऊपर ओज ज्यादा है। क्या है? ओज ज्यादा है। किसी के चेहरे पे मतलब सलवटें पड़ रही हो और मतलब रूखा सूखा सा दिखाई देता हो तो वो ओज की कमी होती है, उसके अंदर ओज कम होता है। ठीक है, तो अधिक ओज वाली शाखा होगी तो वो वृद्धि फास्ट करेगी, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेगी, तो वो सूखने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए अधिक ओज वाली शाखा का चुनाव नहीं करना है। ठीक है, ऐसी शाखा का चुनाव करें जिसमें इंटरनोड की लंबाई अधिक नहीं हो। इंटरनोड क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे गन्ने का पौधा है तो इसके अंदर बीज के अंदर ये कलिकाएं होती है ना, ये 2 नोड है। क्या है? ये 2 नोड है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है इंटरनोड। तो जिनमें इंटरनोड की लंबाई कम हो वो पौधे काम में लेने हैं, अधिक इंटरनोड की लंबाई होगी उसको प्रवर्धन के लिए काम में नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा रोग रहित होनी चाहिए। जो शाखा आप काम में ले रहे हो कटिंग के लिए, चाहे पत्ती ले रहे हो चाहे जड़ तना कुछ भी ले रहे हो, वो रोग रहित होना चाहिए। ठीक है, कलम में तो रोग रहित क्यों होना चाहिए? क्योंकि रोग वाली लोगे तो आगे बड़े पौधे में भी रोग हो जाएंगे। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है इसको। कलम में तो शाखा पर ऊपर की तरफ तिरछक व नीचे की तरफ गोल कटान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको पहले उस क्लास के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया था। मतलब जो कलम होगी उसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट होगा वो तो होगा गोल कटान, बिल्कुल गोल होगा, और ऊपर वाला कटान होगा वो तिरछा कटान होगा। कैसे? जैसे कि ये फोटो देखो आप, ये ऐसे कट लगता है, ये तिरछा कट है और ये गोल कट है। ठीक है, तो ये गोल और तिरछा कट क्यों लगता है? इसके लिए 2 कारण है। पहला कारण तो है कि भाई इसकी पहचान हो जाए, ये ऊपर वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला भाग कौन सा है। जब तक इससे अपन ये कलिकाएं ये हटाते नहीं है उससे पहले ये गोल कट लगा देते हैं और ये तिरछा कट लगा देते हैं। ठीक है, अब पहचान होना क्यों जरूरी है? बाई चांस आपने जमीन के अंदर इस वाले भाग को डुबा दिया, मतलब ये नीचे कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, तो क्या होगा? शाखा सूख जाएगी। आपकी टांगे नीचे कर दे, टांगे ऊपर कर दे, हाथ नीचे कर दे, तो क्या रह पाओगे? एक टाइम रहोगे, थोड़ी देर रह जाओगे। भाई जिसको एक्सपीरियंस हो ऐसे खड़े होने का हाथों के ऊपर, वो थोड़ी देर तो हो जाएगा, परंतु लगातार तो नहीं रह सकता ना। तो वही पौधों के साथ होता है, पौधा के टांगे ऊपर कर दी, सर नीचे कर दिया तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसको अगर उल्टा लगा दिया तो इसमें क्या होता है कि खनिज लवण और पानी का जो अवशोषण होता है या स्थानांतरण होता है
वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो वो नीचे से ऊपर जो होगा तो उसके अंदर अगर अपन ने इसको उल्टा लगा रखा है तो फिर वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, इसलिए ये शाखा सूख जाती है, ठीक है। बाकी तो भाई जड़ें तो यहाँ से ही निकल जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है गमन नहीं कर सकता है। इसलिए जो है इस प्रकार की शाखा को अपन ध्यान रखने के लिए भाई इसका ऊपर वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला भाग कौन सा है, इसको पहचानने के लिए अपन कट दोनों अलग अलग तरह के लगाते हैं, ठीक है। एक चीज और है कि भाई ऐसे गोल कट लगाने से इस पे जैसे चारों तरफ से एक जैसे जड़ें निकलेगी, ठीक है, तो आसानी से ये अच्छे से चारों तरफ एक जैसे मजबूत रहेगा पौधा। और ये तिरछा जो कटान है ये इसलिए होता है कि भाई ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो सूर्य का प्रकाश अगर पूरे के इसके ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, इसके यहाँ से वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होगा, मतलब प्रकाश के कारण, मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण भाप बन के पानी अधिक उड़ेगा, और अधिक उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से जल्दी ये शाखा सूखने लग जाएगी, और सूखने लग जाएगी तो इसके चलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, मतलब सूख सकती है पूरी शाखा। और इसको लगाते समय कैसा लगाते हैं, जमीन में तिरछा लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ये जमीन है, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब तो सनलाइट जैसे इधर से आ रही है तो ये इसके यहाँ पर ही आएगी, मतलब पूरे बाग पर नहीं आएगी, इसलिए जो है अपन इसको तिरछा कट ऊपर वाला लगाते हैं। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि ऊपर वाला गोल कट, ऊपर वाला तिरछा कट, नीचे वाला गोल क्यों लगाते हैं, उसके ये दो कारण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लगाने से पूर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है, जो ये इसमें से कटिंग की जो अपन बात कर रहे हैं, कटिंग के अंदर कटिंग की विधि जो पढ़ रहे हैं अपन, विधि के अंदर पूछने वाला एक ही क्वेश्चन है कि कटिंग लगाने से पहले कौन से गोल से उपचारित करते हैं और कितने पीपीएम का गोल बनाना चाहिए। जो ऑनलाइन मेरी कल क्लास देख रहा था कोई लड़का, अगर आज भी वो देख रहा हो तो कल आप बात कर रहे थे 200 पीपीएम, तो 200 पीपीएम बहुत कम मात्रा हो जाती है, उसके लिए 2000 से 5000 पीपीएम की मात्रा काम में ली जाती है उपचारित करने के लिए। किसकी, आईबीए की। आईबीए का जो गोल बनाकर इसको कलम को जो नीचे वाला भाग है उसको उसके अंदर डुबो के और फिर लगा देते हैं, जिससे उसमें जड़ें शीघ्र निकलती है, ठीक है। तो ये आपको मात्रा और किससे उपचारित करते हैं ये दोनों चीज याद रखनी है। आईबीए रूटेक्स के नाम से जाना जाता है, रूटेक्स या सेरेडोक्स दोनों नाम से इसको जाना जाता है, और इसको रूटिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि जड़ें शीघ्र निकलने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो जड़ें शीघ्र निकलने के लिए इससे उपचारित करते हैं आईबीए नामक गोल से, जो क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है, ठीक है। कलम को जमीन में 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग मतलब ज्यादा भाग तो अंदर रखेंगे और 1/3 भाग बाहर रखेंगे। क्लियर, जमीन में ज्यादा भाग रखना है कलम का और बाहर कम भाग रखना है। जैसे ये कलम लगाई आपने, ये तिरछी कलम है जैसे, तो इसका देखो जैसे ज्यादा भाग अंदर रह गया, क्लियर, ये भाग ज्यादा अंदर है और बाहर कम भाग रखते हैं। क्लियर, इतना सा ध्यान रखना है। कलम लगाने का समय, सदाबहार जो पौधे होते हैं उनमें तो लगाते हैं जून जुलाई में। कब लगाते हैं, जून जुलाई में। और पर्णपाती पौधे होते हैं उनमें लगाते हैं अपन जनवरी फरवरी में। कब लगाते हैं, जनवरी फरवरी में। क्लियर, जो सदाबहार पौधे होते हैं मतलब जो कभी पत्तियां नहीं जड़ाते हैं उनमें तो अपन लगाएंगे कलम कब, जून जुलाई के अंदर। कब लगाएंगे, वर्षा ऋतु के अंदर, ठीक है, वर्षा ऋतु भी लिखा हुआ आ सकता है, जून जुलाई वर्षा ऋतु ही होती है, आपको याद रखना है। और पर्णपाती मतलब डिसाइडियस प्लांट्स जो होते हैं जिनमें कम से कम वर्ष में एक बार पत्तियां जड़ती है, उनमें कब लगाएंगे, जनवरी फरवरी यानी बसंत ऋतु के अंदर उनमें कलम लगाते हैं, ठीक है। कलम कितने दिन में तैयार हो जाती है, मतलब कलम से पौधा कितने दिन में तैयार होता है, तो 60 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। आज की जो क्लास है अपनी यहीं तक है, नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। हाँ, आगे इस जो अभी क्लास ली अपन ने, इसमें आपके कोई मन में क्वेरी क्वेश्चन रहा हो तो फटाफट से आप पूछ लें, और नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट आगे मंडे को कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है तो आप लोग अच्छे से जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ाई करें।